बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मौरिका ठाकुर। और हॉर्मुज में आज एक बार फिर से तनाव बढ़ चुका है। ये अहम खबर आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। खबर ये है कि ईरान की सेना ने कंटेनर शिप पर हमला कर दिया है। ब्रिटिश समुद्री एजेंसी को ओमान के पास जहाज पर हमले की खबर मिली है। ओमान के उत्तर पूर्व में करीब 15 नॉटिकल मील दूरी पर एक कंटेनर शिप को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज के कप्तान ने बताया कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC से जुड़ी एक बोट जहाज के पास आई है और उस पर फायरिंग शुरू कर दी गई। इस हमले में जहाज के ब्रिज को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे जहाज के ऑपरेशन पर असर पड़ा है। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कंटेनर शिप पर यह हमले का दावा किया जा रहा है। IRGC बोट ने कंटेनर शिप पर फायरिंग की है। यह बहुत बड़ी खबर है। इस समय पर यह खबर आई है जब आज, क्योंकि सीज फायर की मियाद खत्म हो रही थी, लेकिन 10 दिनों के लिए सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बढ़ा दिया गया है। और ऐसे में ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक कंटेनर शिप पर हमला किया गया है। हॉर्मुज में एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की सेना ने कंटेनर शिप पर हमला किया है। ब्रिटिश समुद्री एजेंसी को ओमान के पास जहाज पर हमले की एक खबर मिली थी और ओमान के उत्तर पूर्व में करीब 15 नॉटिकल मील दूरी पर इस कंटेनर शिप को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया है। और माना यही जा रहा है कि जहाज के कप्तान ने बताया कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC से जुड़ी एक बोट जहाज के पास आई और उस पर फायरिंग शुरू कर दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां पर ईरान का कंट्रोल लगातार यहां पर बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ से अमेरिका की तरफ से भी नाकेबंदी यहां पर की गई है। यही वजह है कि यहां से जो भी शिप्स जा रही हैं उस पर लगातार जो है ईरान भी नजर बनाए हुए है, अमेरिका भी नजर बनाए हुए है। लेकिन दोनों के बीच सीज फायर हुआ है और सीज फायर की मियाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बढ़ा दी गई है। दोनों के बीच दूसरे दौर की बातचीत को लेकर स्थिति साफ नहीं है। ऐसे में एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो IRGC से जुड़ी एक बोट जहाज के पास आई है, उस पर फायरिंग शुरू कर दी गई है। इस हमले में जहाज के ब्रिज को भारी नुकसान हुआ है, जिससे जहाज के ऑपरेशन पर बहुत बड़ा असर हुआ है। यानी कि ईरान की तरफ से साफ तौर पर संकेत दिए जा रहे हैं कि उनकी तरफ से तैयारी पूरी है। और दूसरी तरफ जहां पर अमेरिका की तरफ से नाकेबंदी की गई है, क्योंकि अब ईरान यही चाहता है कि अमेरिका की तरफ से जो नाकेबंदी, जो घेरेबंदी यहां पर की गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वो घेरेबंदी को वो हटा दे। लेकिन अमेरिका यहां पर सीधे तौर पर ईरान को ना सिर्फ धमका रहा है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मूव जो है अमेरिका की तरफ से वो खेला जा रहा है। खासतौर पर प्रेशर बनाने की जो टैक्टिक्स है अमेरिका की, वो लगातार ईरान के ऊपर हम देख ही रहे हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ने ईरान का एक और तेल टैंकर जब्त कर दिया है। ये देखिए, एक और बड़ी डेवलपमेंट यहां पर सामने आ रही है। ईरान के दूसरे तेल टैंकर पर भी US आर्मी का कब्जा, ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। कुछ दिन पहले तोस्का जहाज पर कब्जा किया गया था, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने ईरान का एक और तेल टैंकर जब्त कर लिया है। दरअसल यहां पर अमेरिका की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घेराबंदी कर ली गई है। ईरान की तरफ से जाने वाले या आने वाले जो भी जहाज हैं, उन पर जो है US आर्मी का सीधे तौर पर कब्जा हो रहा है। और यही वजह है, या तो वो जहाज वापस लौट रहे हैं या अमेरिका की तरफ से एक्शन देखा जा रहा है। और यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक्शन देखा गया है। जानकारी निकल कर आ रही है कि ईरान के दूसरे तेल टैंकर पर भी US आर्मी की तरफ से कब्जा किया गया है। कुछ दिन पहले ही तोस्का जहाज पर कब्जा किया गया था, जिसके बाद ईरान की तरफ से नाराजगी भी जाहिर की गई थी। अब दोनों के बीच में सीज फायर 10 दिनों के लिए बढ़ गया है, लेकिन दोनों ही तरफ से गतिविधियां बहुत ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। US की तरफ से ये दूसरा जहाज है जिसे कब्जे में लिया गया है। और सीज फायर के बीच इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने US और इजराइल को कड़ी चेतावनी दे दी है। बयान जारी करते हुए IRGC ने कहा है कि इस बार अगर हमला किया तो निर्णायक और कड़ा जवाब दिया जाएगा। यानी कि IRGC ने साफ लहजे में कह दिया है कि हम झुकने को तैयार नहीं है, ना हम झुकेंगे, ना हम अमेरिका के आगे डरने वाले हैं। IRGC ने एक बार फिर से धमकाया है और धमकी भरे लहजे में कहा है कि अगर इस बार हमला किया तो निर्णायक होगा, कड़ा जवाब दिया जाएगा। यानी कि ईरान भी अपनी रणनीति पर लगातार अड़ा हुआ है। तैयारी ईरान की तरफ से भी की जा रही है, दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी लगातार जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक्शन देखा जा रहा है।
एक और बड़ी डेवलपमेंट आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को बहुत बड़ी धमकी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, विकल्प ही नहीं है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पीस डील नहीं हुई तो अमेरिकी सेना हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है और आदेश मिलते ही कार्रवाई कर सकती है। ट्रंप ने यह भी बताया है कि सीज फायर के दौरान अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास बहुत ज्यादा गोला बारूद बरामद है और अभी ईरान के पास कोई विकल्प नहीं है, उसे डील पक्की करनी ही होगी। हमने इस समय का भरपूर इस्तेमाल किया है और यही वजह है अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमारे पास बहुत ज्यादा गोला बारूद है। और पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से जितना नुकसान ईरान को हुआ है, खाड़ी देशों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कतर से लेकर कुवैत तक, सऊदी अरब से यूएई और ओमान से लेकर बहरीन तक हर जगह युद्ध का बुरा असर देखने को मिला है। और आगे भी अगर युद्ध जारी रहा तो गल्फ कंट्रीज में स्थिति और ज्यादा बदतर हो सकती है। सबसे बड़ा संकट है हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जो खाड़ी देशों के लिए सबसे बड़ी लाइफलाइन है। इसे बंद करने से तेल और गैस की सप्लाई ठप पड़ गई है, जिससे कमाई का रास्ता ही बंद हो गया है। खाड़ी देश खाने पीने की चीजें भी इसी रास्ते से मंगवाते हैं, लिहाजा ग्रोसरी सप्लाई इमरजेंसी जैसे हालात यहां पर पैदा हो गए हैं। खाने पीने की चीजें काफी महंगी हो गई हैं। विदेशी कामगारों की नौकरियां प्रभावित हुई हैं। बड़ी संख्या में प्रवासियों का पलायन होगा, क्योंकि भारत समेत कई देशों के लोगों को वापस भेजना यहां पर पड़ सकता है। पर्यटन और पढ़ाई को झटका लगा है। दुबई और कतर जैसे पर्यटन केंद्रों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ रहा है। स्कूल और कॉलेज भी बंद करने पड़ेंगे और युद्ध की स्थिति में निवेशकों का भी यहां से पलायन होगा, जिसकी वजह से विदेशी निवेश में भारी कमी आ सकती है। ईरान युद्ध ने विकास मॉडल को भी हिलाकर रख दिया है, जिसकी वजह से जीडीपी में गिरावट की संभावना जाहिर की जा रही है। 1.8% से 6% की गिरावट का अनुमान यहां पर सीधे तौर पर लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग $194 बिलियन का नुकसान हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खतरा बरकरार है। पहले की तरह ईरान ऊर्जा ठिकानों पर हमले कर सकता है। सऊदी अरब और यूएई के तेल रिफाइनरीज और डिपो पर मिसाइल और ड्रोन से हमला हो सकता है। सुरक्षा और सैन्य खतरे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बहरीन, कुवैत, कतर और यूएई में अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान इन अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर सकता है। एक और अहम बात यह है कि क्षेत्रीय कूटनीति में बदलाव देखा जा सकता है, यानी कि युद्ध के कारण खाड़ी देशों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। अगर कुछ देश अमेरिका के करीब रहेंगे तो कुछ देश ईरान के साथ बैलेंस यानी कि संतुलन बनाने के लिए तटस्थ रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच देखिए, सीज फायर बढ़ चुका है, लेकिन क्या यह शांति या तूफान से पहले की खामोशी है? अमेरिका ने ईरान को वक्त तो दे दिया है, लेकिन दबाव अब भी बरकरार है। अगर ये बातचीत फेल हुई और एक बार फिर युद्ध भड़का तो सिर्फ पश्चिम एशिया ही नहीं, भारत तक इसकी आंच पहुंचेगी। तेल से लेकर ट्रेड, सुरक्षा से लेकर रणनीति तक सब कुछ दांव पर होगा। अगर जंग दोबारा भड़की तो क्या होगा? क्या दुनिया एक और जंग के लिए तैयार है? पश्चिम एशिया में युद्ध के घातक परिणाम। सीज फायर का बढ़ना पहली नजर में राहत की खबर लगती है, लेकिन असल कहानी इसके पीछे छिपे तनाव की है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ये कोई स्थायी समाधान नहीं है, बल्कि एक अस्थायी ब्रेक है। ईरान पर दबाव जारी है और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।
अगर ईरान का प्रस्ताव अमेरिका को खुश नहीं करता तो ये सीज फायर कभी भी खत्म हो सकता है। ऐसे में ये पूरा क्षेत्र बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, जहां एक चिंगारी पूरे पश्चिम एशिया को फिर से युद्ध की आग में झोंक सकती है और इस आग का असर कई देशों को झुलसा सकता है। लेकिन कैसे, ये समझने से पहले हमें पश्चिम एशिया के भूगोल को समझना होगा। पश्चिम एशिया एशिया महाद्वीप का वो अहम हिस्सा है जिसे आमतौर पर मिडिल ईस्ट कहा जाता है और जो दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था का केंद्र बना हुआ है। ये क्षेत्र यूरोप, अफ्रीका, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच एक रणनीतिक पुल की तरह काम करता है। इसलिए यहाँ की हर हलचल वैश्विक असर पैदा करती है। भौगोलिक रूप से ये इलाका भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी, अरब सागर, लाल सागर और अदन की खाड़ी से घिरा हुआ है, जो इसे समुद्री व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाता है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, तुर्की और यूएई जैसे बड़े देश इस क्षेत्र का हिस्सा हैं, जिनके पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार मौजूद हैं। यही वजह है कि पश्चिम एशिया सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि ऊर्जा व्यापार और वैश्विक शक्ति संतुलन का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। और अगर यहाँ दोबारा युद्ध भड़कता है तो सबसे बड़ा झटका ऊर्जा सेक्टर को लगेगा और इसके असर से कोई भी देश अछूता नहीं रहेगा। पश्चिम एशिया दुनिया के कुल तेल उत्पादन का करीब 30% हिस्सा देता है और यही वजह है कि यहाँ की हर हलचल सीधे ग्लोबल मार्केट को हिला देती है। भारत अपनी करीब 85% तेल जरूरत आयात के जरिए पूरी करता है, जिसमें से 50% से ज्यादा हिस्सेदारी इस क्षेत्र से आती है। जैसे ही तनाव बढ़ता है, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आता है, जो तुरंत पेट्रोल और डीजल के दामों में दिखाई देता है। इसका असर सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की हर चीज महंगी होने लगती है। अगर ये संघर्ष लंबा चलता है तो असर सिर्फ तेल और महंगाई तक सीमित नहीं होगा, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन को भी गहरा झटका लगेगा। पश्चिम एशिया से गुजरने वाले समुद्री रास्ते, खासकर हॉर्मुज, दुनिया के सबसे अहम ट्रेड रूट्स में गिना जाता है। यहाँ से रोजाना लाखों बैरल तेल और भारी मात्रा में सामान दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुँचता है। जैसे ही युद्ध का खतरा बढ़ता है, शिपिंग कंपनियां अपने रूट बदलने लगती हैं या बीमा प्रीमियम बढ़ा देती हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन की लागत कई गुना बढ़ जाती है। भारत के लिए यह सीधा असर निर्यात और आयात दोनों पर डालता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, उर्वरक और खाद्य तेल जैसे जरूरी सामान महंगे हो सकते हैं। अगर हालात और बिगड़े तो ये वैश्विक मंदी की आहट भी बन सकता है, जिसका असर हर घर तक महसूस होगा। सुरक्षा के लिहाज से भी ये संघर्ष भारत के लिए चिंता का विषय बन सकता है। पश्चिम एशिया में लाखों भारतीय काम करते हैं और युद्ध की स्थिति में उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। पहले भी ऐसे हालात में भारत को बड़े स्तर पर अपने नागरिकों को निकालना पड़ा है। इसके अलावा आतंकी गतिविधियों के बढ़ने का खतरा भी रहता है, जो क्षेत्रीय स्थिरता को और कमजोर कर सकता है। रणनीतिक तौर पर भी भारत एक मुश्किल संतुलन में फंस सकता है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ उसके मजबूत रिश्ते हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ भी महत्वपूर्ण कनेक्शन है, खासकर ऊर्जा और कनेक्टिविटी के मामले में। ऐसे में युद्ध की स्थिति भारत को एक जटिल कूटनीतिक परीक्षा में डाल सकती है। यानी सीज फायर का बढ़ना फिलहाल राहत जरूर है, लेकिन अगर यह अस्थायी शांति टूटती है तो इसका असर सीमाओं से बहुत दूर तक महसूस होगा।
तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही सीज फायर की डेडलाइन बढ़ा दी है, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत पटरी पर लौटती नजर नहीं आ रही है। लिहाजा यह माना जा रहा है कि पश्चिम एशिया में महायुद्ध लंबे समय तक जारी रह सकता है, जिसकी वजह से वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा असर देखा जा सकता है। भारत की बात करें तो तेल की तंगी यहां पर हो सकती है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है भारत पर, इसका क्या असर होगा। देखिए, भारत पर जो असर होगा वो सबसे पहला ये होगा कि तेल की तंगी हो सकती है, जिसका असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। गैस की किल्लत की वजह से खाने पीने की चीजें जो है वो सीधे तौर पर महंगी हो सकती हैं। ऊर्जा संकट की वजह से ट्रांसपोर्ट और खेती की लागत बढ़ेगी। सब्सिडी को लेकर सरकार का खर्च बढ़ सकता है। इसके अलावा सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र समुद्री व्यापार का बहुत बड़ा रास्ता है। शिपिंग रूट प्रभावित होंगे। भारत की अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर प्रभावित होगी, जिसकी वजह से आर्थिक विकास धीमी पड़ सकती है। प्रवासियों पर भी असर देखा जा सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया में करोड़ों की संख्या में भारतीय रहते हैं। ऐसे में करोड़ों परिवारों की आय पर संकट आ सकता है। इसकी वजह से आपको यह भी बता दें कि विदेशी मुद्रा भंडार पर असर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत को मिलने वाले कुल विदेशी धन का लगभग 35 से 40% खाड़ी देशों से ही आता है। शेयर बाजार बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकता है, क्योंकि गिरावट के डर से इन्वेस्टमेंट पर इसका असर होगा। घरेलू निवेशक इन्वेस्ट करने से डरेंगे और विदेशी निवेश भी कम हो सकता है। भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट पर काफी निवेश किया है। युद्ध की स्थिति में मध्य एशिया तक पहुंचने का ये रणनीतिक मार्ग बाधित हो सकता है, जिससे आयात और निर्यात पर असर होगा। डिप्लोमेटिक रिलेशन रस्सी पर चलने जैसे मुश्किल हो सकता है, क्योंकि देखिए, भारत के रिश्ते अमेरिका, इजरायल और ईरान तीनों से अच्छे हैं। ऐसी स्थिति में किसी एक पक्ष के समर्थन को लेकर कूटनीतिक दबाव बनाया जा सकता है। लिहाजा किसी एक का पक्ष लेना भारत के हितों के खिलाफ हो सकता है। और ईरान से युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप का उनके ही देश में विरोध और ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन केरी ने राष्ट्रपति ट्रंप पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन की नीतियों से अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से अमेरिका अलग थलग पड़ चुका है। तो ये पहली दफा नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में ही विरोध हो रहा है। अब जॉन केरी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को निशाने पर लिया जा रहा है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन केरी ने राष्ट्रपति ट्रंप पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन की नीतियों से अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक डेवलपमेंट सामने आई है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक यूएस नाकेबंदी के बावजूद ईरान अपने तेल को निर्यात करने में सक्षम है। यह ब्लूमबर्ग की तरफ से दावा किया जा रहा है। लगातार ईरान अपने तेल का निर्यात कर रहा है। हॉर्मुज पर यूएस की नाकेबंदी का ईरान पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है। यह ब्लूमबर्ग की तरफ से दावा किया जा रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर लगातार जो है अमेरिका की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। नाकेबंदी यहां पर की जा रही है और ईरान की तरफ से आ रहे और जा रहे जितने भी जहाज हैं उन्हें रोका जा रहा है। ये यूएस की तरफ से दावा किया जा रहा है, लेकिन ब्लूमबर्ग की अपनी रिपोर्ट में ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि ईरान पर इसका ज्यादा असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सीज फायर था, बातचीत भी थी, फिर भी डील क्यों नहीं हुई? इस्लामाबाद में शांति की कोशिशें क्यों फेल हो गई? एक तरफ ट्रंप का दबाव, दूसरी तरफ ईरान का विरोध। नाकाबंदी और जहाज कब्जे ने कैसे बिगाड़ा पूरा खेल, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। क्यों फेल हुई ईरान अमेरिका की बातचीत? क्यों फिर शुरू हुई ईरान अमेरिका में हॉट टॉक? दुनिया के लिए घड़ी अनिश्चितता से भरी है, क्योंकि पश्चिम एशिया में हालात हर घंटे बदल रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत इसलिए फेल हुई क्योंकि जमीन पर हो रही कार्रवाइयों ने कूटनीति को कमजोर कर दिया। चंद घंटों पहले अमेरिका ने सीज फायर बढ़ाने का ऐलान किया, लेकिन साथ ही ईरान के खिलाफ हॉर्मुज के आसपास नाकाबंदी जारी रखी, जिससे ईरान का तेल निर्यात प्रभावित हुआ। ईरान ने इसे युद्ध विराम का उल्लंघन बताया और कहा यह युद्ध अपराध है। यही नहीं, 19 अप्रैल को अमेरिकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी के पास ईरानी कार्गो जहाज टोस्का को कब्जे में ले लिया।
जिसे तेहरान ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। इन दोनों घटनाओं ने भरोसे को पूरी तरह से खत्म कर दिया। नतीजा ये हुआ कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मध्यस्थता में चल रही शांति वार्ता बिना किसी ठोस नतीजे के टूट गई और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। इस तनाव को ईरान की चेतावनी से समझिए। ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने साफ कहा है, अगर इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई तो जवाब पहले से तय ठिकानों पर पूरी ताकत से दिया जाएगा। ईरान की फौज लंबे समय से पूरी तरह तैयार है और ट्रिगर पर है। बच्चों का कत्ल करने वाले ज़ायोनिस्ट शासन को पहले से भी कड़ा सबक सिखाया जाएगा। यही नहीं, सीज़फायर के इस दौर में ईरान किसी भी तरह की नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। सीज़फायर के इस दौर में ईरान अपने इरादे और ताकत दोनों का खुलेआम प्रदर्शन कर रहा है। तेहरान के रेवोल्यूशन स्क्वायर पर हजारों लोगों के बीच खुर्रम शहर 4 मिसाइल को सार्वजनिक तौर पर दिखाया गया, जो ईरान की लंबी दूरी की मारक क्षमता का सिंबल मानी जाती है। इसके साथ ही फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल को भी लॉन्च पोजीशन में लाकर ताकत का संदेश दिया गया। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब सीज़फायर की समय सीमा खत्म होने वाली थी। सड़कों पर ईरानी लड़ाकों की रैली और हथियारों का प्रदर्शन साफ संकेत देता है कि तेहरान पीछे हटने के मूड में नहीं है, बल्कि किसी भी संभावित टकराव के लिए पूरी तरह तैयार है। तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान में टूटी और हारी हुई सरकार है जो फैसला नहीं ले पा रही है, लेकिन असलियत यह है कि ईरान में इस वक्त अमेरिका ने बातचीत को लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया है और आईआरजीसी के बिना कोई भी फैसला यहां पर नहीं हो सकता है। देखिए, दावे ये किए जा रहे हैं कि फिलहाल ईरान की सत्ता के केंद्र में आईआरजीसी का दबदबा देखा जा रहा है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि आईआरजीसी ही मिलिट्री काउंसिल के सिस्टम को यहां पर चलाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा दावा ये भी किया जा रहा है, कहा यह भी जा रहा है कि ईरान में राष्ट्रपति के फैसले लेने की ताकत को सीमित कर दिया गया है। यहां तक कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान के कुछ फैसलों का यहां पर विरोध किया जा रहा है, उन पर रोक लगा दी गई है। आईआरजीसी ने नए खुफिया मंत्रियों की नियुक्ति भी यहां पर कर दी है, यानी कि सीधे तौर पर आईआरजीसी का दबदबा यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा नए चेहरों पर आईआरजीसी की पकड़ जो है वो बनी हुई है। लेकिन इस बीच देखिए, फिलहाल ईरान में सत्ता का सीन क्या है वो समझना भी बेहद जरूरी है। दरअसल आपको बता दें कि सत्ता के 3 केंद्र हैं इस वक्त ईरान में। देखिए, ईरान में पहले है मोस्तफा खामनेई, तो अब तक वो सामने नहीं आए हैं। दूसरे हैं राष्ट्रपति पेजेश्कियान, जिनकी ताकतें सीमित कर दी गई हैं, और तीसरा है आईआरजीसी, जिसे लेकर कहा यह जा रहा है कि सत्ता पर फिलहाल इसी का कंट्रोल है। तो सवाल है कि किसके फरमान पर आईआरजीसी चल रहा है? क्या वो नए कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी हैं, जो पर्दे के पीछे से अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत की रूपरेखा तय कर रहे हैं? वाहिदी क्यों इतने अहम हैं? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2025 में इजरायली हमले में आईआरजीसी के चीफ हुसैन सलामी मारे गए थे और 28 फरवरी 2026 को उनके बाद के चीफ मोहम्मद पाकोर भी इजरायली बमों का शिकार हो गए। लगातार 2 बड़े कमांडरों की मौत के बाद 1 मार्च 2026 को अहमद वाहिदी ने आईआरजीसी की कमान अपने हाथों में ले ली। वाहिदी कोई साधारण अफसर नहीं है। ये वही अफसर हैं जिन्हें इंटरपोल ने 1994 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुए AMIA यहूदी सेंटर बम धमाके के लिए वांटेड घोषित कर रखा है, जिसमें 85 बेगुनाह लोग मारे गए थे। ये वही वाहिदी हैं जो 2022 में ईरान में हुए महसा अमीनी प्रोटेस्ट के दौरान देश के गृह मंत्री थे और जिन पर आवाम का बेरहमी से खून बहाने का आरोप भी है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने इन पर बैन लगा रखे हैं और आज आईआरजीसी की कमान इन्हीं के हाथ में है। वाहिदी ने कमांडर बनने के साथ ही मिलिट्री काउंसिल का गठन किया।
जिसमें ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एक सेक्रेटरी मोहम्मद बाघेर जोलगद्र और सुप्रीम लीडर के मिलिट्री एडवाइजर मोहसिन रेजाई शामिल थे। गालिबाफ तेहरान के मेयर रह चुके हैं, IRGC की एयरफोर्स के कमांडर भी रह चुके हैं और अब भी इस मिलिट्री जुंटा यानी कि सैन्य शासन का राजनीतिक चेहरा बन गए हैं। मोहसिन रेजाई और जोलगद्र पुराने जनरल हैं, यानी अभी ईरान पर जिसकी कमान देखी जा रही है उसमें कोई भी मॉडरेट या नरमपंथी नेता नहीं दिखाई दे रहा। फिलहाल वाहिदी की अगुवाई में मिलिट्री काउंसिल ही इस जंग में फैसले ले रही है। ईरान के चुने हुए प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियन के साथ वॉर में चल रहे इस मुल्क की पूरी सिविलियन सरकार को किनारे कर दिया गया। इसका एक नमूना तब देखने को मिला जब प्रेसिडेंट पजेश्कियन ने इस्लाम खतीब की जगह हुसैन देगान को ईरान का नया इंटेलिजेंस मिनिस्टर बनाने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अहमद वाहिदी ने बीच में ही आकर प्रेसिडेंट के इस फैसले को सीधा वीटो कर दिया और प्रेसिडेंट की लिस्ट खारिज कर दी। ये साफ दिख रहा है कि युद्ध चलता रहा